हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स का एक और लेक्चर लेके। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था लॉ के क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ क्रिटिसिज्म्स है जो हमने सीखे थे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ क्रिटिसिज्म्स तो थे। हमने देखा कि कुछ ग्राउंड्स पे हमने उनको क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया कि उनके जो एजम्पशंस है वो अनरियलिस्टिक है, राइट। एट अ टाइम सिंगल वांट सेटिस्फाई करने का एजम्पशन है बट रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता। इंडिविजुअल गुड्स के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। दोस्तों, इतनी बुराइयों के साथ भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का महत्व है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है और ये यूनिवर्सली पूरा का पूरा यूनिवर्स इसकी एप्लीकेशंस को मानता है। दैट्स वाई लॉ का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो आइए सीखते हैं लॉ के सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सो इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म्स, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी is a very popular and important law in the economics because of the its universal application. Is that clear? So चलते हैं हम पहले पॉइंट पे, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। This law create awareness among the consumer to obtain the maximum utility from all limited resources, so it is necessary to diversified consumptions. तो दोस्तों, ये कंज्यूमर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। ये कंज्यूमर्स के अंदर क्या लेके आता है, एक अवेयरनेस लेके आता है कि जिस गुड्स से हमको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी हम उसी को परचेज करेंगे, हम उसी को खरीदेंगे। जो गुड्स हमको यूटिलिटी नहीं देगा हम उसको नहीं खरीदेंगे, राइट। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जब हम घर का बजट बनाते हैं तो घर का बजट बनाने के टाइम पे जो गुड्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसकी अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, उसको हम क्या करते हैं, पहले बाय करते हैं, और जिसकी अर्जेंसी कम है उसको हम बाद में बाय करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत यूजफुलनेस है, राइट। सो एक बार हम इसको रीड करते हैं। दिस लॉ क्रिएट द अवेयरनेस एमंग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम इट्स लिमिटेड रिसोर्स। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट। दोस्तों, ये लॉ गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गवर्नमेंट को आपको पता रहेगा कि गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ बनाता है, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसी, राइट। तो दोस्तों, जो हैबिटुअल गुड्स है, जैसे कि मैं बोलूँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में, तो अलग अलग इनकम ग्रुप के ऊपर गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग टैक्स लगाता है। उसी तरह अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग टैक्स लगाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की अलग से ट्रेड की पॉलिसी होती है, फॉरेन ट्रेड की, और उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। इन सब में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत यूजफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसी बनानी है तो जिन लोगों के लिए पैसे की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी उनके ऊपर टैक्स का बर्डन क्या होगा, कम होगा। लेकिन जिन लोगों के ऊपर पैसे की यूटिलिटी कम होगी उनके ऊपर टैक्स का बर्डन क्या होता है, सॉरी एक बार फिर से हम सीखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करता है अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में। जैसे कि गरीब आदमी है, पुअर, तो पुअर के लिए क्या होगा, पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाइयर होती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगा, कम टैक्सेशन लगाएगा। दूसरा दे लेते हैं हम लोग, जैसे अमीर है, रिच पर्सन, तो रिच पर्सन की पैसे के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगा, हायर टैक्सेस को इम्पोज करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल होता है। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। दोस्तों, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू दो चीज़ होती है। एक देखिए, किसी कमोडिटी की यूज़ ऑफ वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज़ ऑफ वैल्यू एंड उसकी जो मार्केट प्राइस होती है उसके ऊपर बनता है ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल लूँगा। जैसे कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका ना यूज़ का वैल्यू बहुत है लेकिन उनका एक्सचेंज वैल्यू कितना होता है, कम। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वैल्यू इन यूज़ बहुत कम होता है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि वाटर हो गया। वाटर, तो वाटर देखोगे वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आपको लगभग वाटर आपको हर चीज़ के लिए चाहिए, राइट। हमने पढ़ा ना, जल ही जीवन है, यानी कि पानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसका बिल देखा क्या अभी आपके यहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000 का बिल आया, या उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो, नहीं। यानी कि जो पानी होता है
उसका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम होता है। और भी एग्जांपल ले लो आप, एयर का भी एग्जांपल ले लो, सनशाइन का भी एग्जांपल ले लो। ये तो फ्री में मिल जाते हैं, वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज इसका कम है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम होता है। एग्जांपल जैसे गोल्ड हो गया या फिर डायमंड हो गया, ये ऐसे गुड्स है जिनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वैल्यू इन यूज़ बहुत कम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, यानी कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। इट इंक्लूड गुड्स दैट हैव द मोर वैल्यू इन यूज़ एंड ज़ीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। और इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया, आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो वाटर का, यहाँ पे बोला भी है एयर, वाटर और सनशाइन, एज वेल एज दैट मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज़, दैट इज गोल्ड एंड डायमंड। दोस्तों इसी को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। दो गुड्स का वैल्यू का कंपैरिजन, एक उसका यूज वैल्यू और एक दूसरी कौन सी, उसकी एक्सचेंज वैल्यू। इज दैट क्लियर? अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिस ऑफ डिमांड। दोस्तों जो आपकी यूटिलिटी होती है इसी से आपका बेसिस ऑफ डिमांड क्रिएट होता है, राइट। द लॉ ऑफ डिमांड इज द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, the quantity demanded of a good rises with a fall in price and falls with an increase in price. When consumer purchase more and more unit of goods, its marginal utility steadily decline. Hence, it would be buy additional unit of commodity only at the lower prices. Is it clear? दोस्तों ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या होता है, बेसिस। अभी लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या क्या सीखते हैं कि अगर किसी का कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, उसका डिमांड कम हो जाता है। और किसी कमोडिटी का प्राइस अगर घटता है तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूनिट कमोडिटी, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड परचेज करता जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन होगी। इसके लिए क्या करता है, हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइसेस। क्योंकि जितना ज़्यादा वो गुड्स खरीदेगा उसकी यूटिलिटी ना उतना ज़्यादा डिक्लाइन होती, धीरे धीरे, एट अ टाइम नहीं होती है। तो वो क्या करता है, जब कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तब वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट बाय करता है, और जब प्राइस हायर हो जाएगा तो वो कम नंबर ऑफ़ यूनिट परचेज करेगा। और सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब हमको कमोडिटी से यूटिलिटी मिलेगी तभी तो हम उसका डिमांड करेंगे। अगर उस कमोडिटी में यूटिलिटी नहीं होगी तो हम उसका डिमांड करने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से क्या बनाइए, बेसिस ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर? आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अभी सिर्फ इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जिसको हम अगले लेक्चर में सीख लेने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप अब आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, समझ लेना है। इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर देना, और अगर आपकी कोई ओपिनियन है, कोई व्यू है तो उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपके ओपिनियंस का। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।